नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठभूमि के बारे में और उस संग्राम के प्रमुख कारणों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने ये भी आपसे शेयर किया था कि किस प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास की एक क्रांतिकारी घटनाओं में से एक रहा है और किस तरह से इसने पूरे विश्व को न सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी काफी अधिक प्रभावित किया है। पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जिस समय लड़ा गया उस समय इंग्लैंड में उपनिवेशवाद का बोलबाला था और इंग्लैंड के शासक का नाम था जॉर्ज तृतीय। इंग्लैंड का यह सम्राट जॉर्ज तृतीय अपने इतिहास में अपनी भूलों के लिए और अपनी गलतियों के लिए जाना जाता है। उसने एक के बाद एक ऐसी कुछ घटनाएं उस समय की जिससे अमेरिकी उपनिवेश विद्रोही होते चले गए और उसने भी उन्हें विद्रोही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और विद्रोहों को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। इस कदम से अमेरिका के निवासियों को लग गया कि अब युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी समय अमेरिका में एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति चल रही थी जो अंग्रेजी उपनिवेशों के विरोध में लोगों के मन में चेतना जागृत कर रही थी। उसका एक प्रमुख सिपाही थे थॉमस पेन, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस में, जो कि उस समय प्रकाशित हुई थी, इंग्लैंड की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा, दिस इज टाइम टू पार्ट, यानी अब ये अलविदा कहने का वक्त आ गया है। यानी उन्होंने उपनिवेश के लोगों में यह चेतना जागृत की कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान फ्रांस और स्पेन ने भी अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया। इसके पीछे राजनीतिक कारण अधिक थे क्योंकि फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्धों का बदला लेना। आप लोगों को मैं सप्तवर्षीय युद्धों के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमेरिका और कनाडा के उपनिवेशों पर प्रभुत्व को लेकर 7 साल तक एक महान युद्ध लड़ा गया जिसको 7 ईयर वॉर या सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बाद फ्रांस की निर्णायक रूप से पराजय हो गई थी और उसकी सीमाएं सिर्फ कनाडा और उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों तक निर्धारित कर दी गई थी। शेष अमेरिका पर जो था इंग्लैंड का अधिकार हो गया था और इसके बाद ही उपनिवेशवाद इंग्लैंड में प्रबल हुआ और उसने अमेरिकी उपनिवेशों पर मनमानी करना आरंभ कर दिया। जब अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने इसका विरोध किया तो फ्रांस ने इसमें उनकी सहायता दी। अब बात आती है स्पेन की। स्पेन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की क्योंकि उसका भी जिब्राल्टर में इंग्लैंड के प्रभुत्व को लेकर इंग्लैंड से झगड़ा चल रहा था और वो इंग्लैंड से वह जिब्राल्टर वापस लेना चाहता था। 1780 में हॉलैंड, जो कि एक प्रमुख यूरोपीय देश था, उसने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में उपनिवेश वासियों का साथ दिया क्योंकि हॉलैंड सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति सुदृढ़ करने के लिए अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड को फंसाए रखना चाहता था। वो चाहता था कि वो उधर ही रहे और अपना साम्राज्य दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ विकसित ना करे। रूस, डेनमार्क, स्वीडन ने भी किसी तरह से तटस्थता की घोषणा कर दी जो एक तरीके से इंग्लैंड के विरुद्ध ही थी। यानी पूरे यूरोप की राजनीति में इस युद्ध में इंग्लैंड को युद्ध में अलग थलग कर दिया गया। फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड साफ तौर पर उसके विरुद्ध थे और रूस, डेनमार्क और स्वीडन तटस्थ होकर उसका विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार 1781 में अंग्रेजी सेनाध्यक्ष कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन में युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन सेना के रूप में, सैनिक और नेता के रूप में उभरे और 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि द्वारा
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। अब कुछ तात्कालिक घटनाएं। सबसे पहली घटना थी बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद थी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो 1774 में हुई। उसके पश्चात द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां से सारा व्यापार अमेरिका का संचालित होता था। तो जो बोस्टन था, इस बंदरगाह पर विश्व के सभी देशों के जहाज आते थे। तो इंग्लैंड ने एक निर्णय लिया था कुछ समय पहले, जिसमें चाय के व्यापार का एकाधिकार इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। और ये जो कंपनी थी, यही चाय का निर्यात और आयात कर सकती थी अमेरिका में। तो जब वहां से चाय की पहली खेप बोस्टन के बंदरगाह पर पहुंची, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों ने इसको अपना अपमान समझा और वो रात के अंधेरे में जहाज पर घुसे और सारी चाय की पेटियां जो थी वो बोस्टन के बंदरगाह में सागर में डाल दी गई और पूरे पानी का रंग जो था चाय के कारण चाय जैसा हो गया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। ये घटना एक बहुत बड़ा सबक थी अमेरिका के उपनिवेश वासियों ने जो इंग्लैंड को दिया था कि वो चाहें तो इंग्लैंड की बातों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए बोस्टन टी पार्टी की घटना इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। देख रहे हैं किस तरह से चाय की पेटियां जो लोग हैं वो बंदरगाह से सागर में फेंक रहे हैं। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। अब है फिलाडेल्फिया का जो फर्स्ट कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जो 5 सितंबर 1774 को हुआ और इसमें अमेरिकी उपनिवेश के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि उपनिवेशों पर लगाए जा रहे सभी व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाए। ये कौन से व्यापारिक प्रतिबंध थे जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं? शीरे पर, चाय पर, नमक पर, खनिजों पर बहुत सारे कर लगा दिए गए थे। आयात और निर्यात कर को काफी चेंज कर दिया गया था। उन प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात की गई और उपनिवेशों की सहमति के बिना उन पर कोई कर ना लगाया जाए। ये फिलाडेल्फिया के सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिका के लोगों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। लेकिन सरकार ने इन मांगों को ठुकरा दिया और कहा कि इस तरह की मांगे करना विद्रोह की श्रेणी में आता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने सेना भेजने का निर्णय लिया। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जॉर्ज तृतीय जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक था, वो काफी महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसने ऐसी भूलें की और ऐसा उसने विश्वास दिला दिया कि वो सेना की सहायता से इस विद्रोह को कुचलना चाहता है, जो अमेरिका के लोगों को बहुत नागवार गुजरा। उपनिवेशवासी भी अब संघर्ष के लिए तैयार हो गए थे और 19 अप्रैल 1975 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लेसिंगटन में हुआ और उपनिवेशों ने अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। 4 जुलाई 1976 को फिलाडेल्फिया में ही उपनिवेशवासियों ने दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और इस घोषणा को तैयार करने में इसे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है और ये इतिहास में डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन फ्रीडम के नाम से बहुत फेमस है। इसको वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन ने इसको तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी। महाद्वीपीय कांग्रेस के दौरान फ्रैंकलिन ने लोगों को जो संदेश भेजा था वो इस तरह का था, ज्वाइन और डाई। यदि आप इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहेंगे तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। अब जो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई उसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया और उपनिवेशवासियों ने इसको बहुत ही मेहनत से और बहुत वर्षों की प्लानिंग के बाद तैयार किया था। इसको द पिटिशन ऑफ ग्रैंड अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई।
इस युद्ध में फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने धन और खाद्य सामग्री भेजकर अमेरिका की युद्ध में सहायता की। फ्रांस के सैनिकों ने तो अमेरिका की ओर से युद्ध में भाग भी लिया। जॉर्ज वॉशिंगटन के कुशल नेतृत्व में उपनिवेशवासियों को आरंभ से ही इस युद्ध में काफी विजय मिलती चली गई और 1781 को ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। उसके बाद हुई 1783 में पेरिस की संधि। इस संधि के अनुसार अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दी गई और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार स्वतंत्रता से के इस आंदोलन में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ और पेरिस की संधि के द्वारा ही अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा मिसिसिपी नदी, जो मिसिसिपी नदी है, वो निर्धारित कर दी गई। ये आप देख सकते हैं, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये सब कनाडा के पार्ट्स हैं। वर्जीनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बोस्टन, ये जो हैं ये अमेरिका के प्रदेश जिनको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संज्ञा दे दी गई। अब क्रांति की घटनाएं, किस प्रकार से विद्रोह हुए, किस तरह से जॉर्ज तृतीय की मूर्ति को नीचे गिरा रहे हैं लोग, ये इस चित्र में दिखाया गया है। किस तरह से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सेना का मार्च, युद्ध, स्वतंत्रता की जो घोषणा 1776 में हुई थी, ये उसका चित्र है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र क्या कहता था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं, एवरीबडी इज इक्वल। जीवन, स्वतंत्रता और सुख के अधिकारों की सुरक्षा हेतु ही सरकार का निर्माण होता है। यानी सरकार का काम है जीवन, स्वतंत्रता और सुख का निर्माण को इंश्योर करे। और यदि शासन जनता कोई अधिकार नहीं देता तो जनता को उस शासन को बदल देना चाहिए। ये जो क्रांतिकारी विचार थे, ये स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में रखे गए। ये देखिए, इस प्रकार से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा है। सेकंड जो फिलाडेल्फिया की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी। फिर पेरिस की संधि, इस पेरिस की संधि में अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दे दी गई। ये पेरिस में हुई थी और इसमें 13 उपनिवेशों को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषणा की गई। ये जॉर्ज वॉशिंगटन हैं जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया और ये बाद में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने। ये थॉमस जेफरसन हैं जिन्होंने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करा और जिन्होंने अमेरिकी क्रांति को एक बौद्धिक क्रांति बनाने में विशेष भूमिका निभाई। अब क्रांति के प्रभाव क्या पड़े? इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव, जो कि सबसे ऑब्वियस था, वो था राजनीतिक प्रभाव। इस क्रांति के पश्चात जन्मे नए अमेरिका ने गणतंत्रवाद, जनतंत्र, संघवाद और समाजवाद के सिद्धांतों को विश्व के सामने रखा। अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र था जो नया डेवलप हुआ था। अभी तक जितने भी राष्ट्र थे, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, हॉलैंड हो, स्पेन हो, जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनकी एक हिस्ट्री थी। वो काफी सालों से राजतंत्र से धीरे धीरे गणतंत्र की ओर अग्रसर हुए थे। लेकिन अमेरिका कंपैरेटिवली, रिलेटिवली एक नया राष्ट्र था जिसने अपने दम पर और शुरू से ही लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक सिद्धांतों को अपनाकर, संसदीय प्रजातंत्र को अपनाकर अपने राष्ट्र का स्वरूप प्राप्त किया था। तो ये विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो थी, ये अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। आधुनिक इतिहास में अमेरिका में ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की थी। चर्च को राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। फिर इस घटना के सामाजिक प्रभाव क्या थे? क्रांति के परिणाम स्वरूप जनता को एक परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हुई, जिसका सबसे पहला गुण था मानव मात्र की समानता पर विशेष बल दिया जाना। यानी इस नए राष्ट्र में सभी लोग समान थे। धर्म, जाति, किसी भी आर्थिक विभिन्नता के आधार पर, विभेद के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाता था।
स्त्रियों को भी संपत्ति पर पुत्र के समान उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा के लिए स्कूल्स की स्थापना की गई। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। और इस क्रांति से जिस वर्ग की शक्ति का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ वो था मध्यम वर्ग। अब था इस क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। इस क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया और खनिज वन साधनों पर सरकार का स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जो साहसिक वर्ग था, यानी जो एडवेंचर करके नई नई चीजें कर रहे थे, उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छी तरह से इन संसाधनों का प्रयोग किया। कृषि के क्षेत्र में भी सुधार हुए और युद्ध काल में आए विदेशियों से यूरोप ने, जो उस समय यूरोप में कृषि के सुधार हो रहे थे, उनकी अमेरिका को जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने इसका उपयोग अपने यहाँ कृषि को विकसित करने में लगाया। और कृषि जो था इस कंट्री का, यानी इस मात्र देश का साधन बन गया। क्रांति ने अमेरिका के उद्योग धंधों को भी दो तरीके से लाभान्वित किया। पहला तो ये कि अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जैसे ही उद्योग मुक्त हुए, उनका विकास होना शुरू हो गया। और दूसरा क्या हुआ, युद्ध काल में जब इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो गया था, यानी अब इंग्लैंड कोई भी प्रकार की वस्तु उनको नहीं दे रहा था, तो उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट होने का, यानी खुद ही अपनी वस्तुओं का निर्माण करने का बीड़ा उठाया, जिससे उद्योगों का विकास हुआ और एक नया उनको उद्योग धंधों को विकसित होने के लिए एक नया दिशा मिली। और स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिकी बंदरगाह को विश्व के व्यापार के लिए खोल दिया गया। अभी तक तो एकाधिकार था उसमें कुछ ही लोगों का, अब उसे पूरे विश्व के व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। अब सामाजिक प्रभाव, जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इस क्रांति के घोषणा पत्र में मनुष्य को समान बताया है और उसके प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। तो आनुवंशिक विशेषाधिकारों का अंत हुआ। ब्रिटिश कुलीनों की जमीनों को अधिग्रहित कर लिया गया। जो ब्रिटिश उपनिवेश के लोग थे जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी जमीनों पर अधिकार किया हुआ था, उनकी जमीनों को सरकार ने ले लिया और उनको सरकारी उसमें शामिल कर लिया, जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बाजारवादी व्यवस्था से मुक्ति मिल गई। अमेरिका ने अपने आर्थिक विकास की नई दिशाएं तय करी। वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग में महान केंद्रों का विकास हुआ। अमेरिका के निवासियों को धर्म से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और जेफरसन ने जो वर्जीनिया का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम बनाया, उसमें चर्च को मुक्त करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई। अब अमेरिकी नेताओं ने सिर्फ ब्रिटेन के कर लगाने के अधिकार को ही चुनौती नहीं दी थी, बल्कि ये भी घोषित किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य खुद ही एक मुख्य समस्या है और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इससे मुक्त हुआ जाए। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया क्रांति से शुरू हुई और जिसकी परिणति किस रूप में हुई, स्वाधीनता संग्राम के रूप में हुई। इसको क्रांति इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक विश्व के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक पहलुओं में आमूलचूल परिवर्तन की बात की गई। अमेरिका का मध्यम वर्ग इस क्रांति का प्रणेता रहा, जो उदार था, प्रगतिशील और जागरूक था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका विश्व का वो देश था जो संसदीय प्रजातंत्र और आर्थिक सामाजिक जागृति करके वहां आया था। मतलब वो ऑलरेडी जागृत वर्ग था। उसने अमेरिका के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ आवाज उठाई, इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस जैसे नेता मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वैचारिक आधार पर भी ये लड़ाई लड़ी गई। और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मताधिकार की मांग करना, स्वाधीनता की मांग करना और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बनाना इस क्रांति के मुख्य कारण थे। ये स्वतंत्रता की जो उनकी बेल है वो है। शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा, सार्वजनिक शिक्षा को महत्व दिया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास की कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। ये जो टॉपिक है, ये थर्ड ईयर के बीए पार्ट थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है विभिन्न महाविद्यालयों में और विश्व के इतिहास की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है।
मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप और इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं। इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।